यहाँ पर हम लोग का डेविएशन, डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रम रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। देखो सबसे पहले हम लोग का है डेविएशन, डिस्पर्सन सर एंड बहुत आपकी तेज़ आवाज़ आ रही है, माइक के नीचे से। ओके। सर ये क्या है, पहले मैं इसमें एयरपॉड्स कनेक्ट करता हूँ, ये हेडफोन है। ओ डेविएशन, डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे पहले हम लोग का डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म से डेविएशन किस तरह जनरेट होता है। तो 6.1 शो द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से डेविएशन को दिखाया गया है फिगर 6.1 में। व्हेन ए लाइट रे PQ of single color enter a triangular prism ABC, it get deviated, say by an angle delta 1 towards the base BC at the first surface AB of the prism and travel straight as QR inside the prism। एक बार देख लेते हैं QR कहाँ पर है। QR बोल रहा है कि यहाँ से एक रे निकलता है, निकलने के बाद AB से टकराता है और टकराने के बाद क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो सीधे जाना चाहिए था पर सीधा जाएगा नहीं, नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। रेयर से डेंसर मीडियम में जाने से नॉर्मल की ओर मुड़ता है। तो हम लोग का जो नॉर्मल है वो ए वाला है, तो इस तरफ थोड़ा ये बेंड हो गया, इधर जाना चाहिए था पर थोड़ा बेंड हुआ और ए BC के पैरेलल निकला। उसके बाद जब लाइट यहाँ पहुँचा तो फिर से इसको एक डेंसर मीडियम मिल रहा है, एक रेयर मीडियम मिल रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जब डेंसर से रेयर में जाता है तो ये नॉर्मल से दूर भागता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस सरफेस पर जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, ये होगा इस सरफेस पर नॉर्मल। तो ये लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये नॉर्मल से दूर थोड़ा सा डेविएट हो गया और दूर भाग करके ऐसे चला गया। और टोटल जो डेविएशन हो रहा है देखो, इस लाइट ये लाइट पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये पूरी तरह से इधर मुड़ गया है। तो ये जो डेविएशन है इसी को डेल्टा नाम दिया है। ये टोटल डेविएशन हो रहा है लाइट में, डेल्टा एंगल से लाइट जो है बेंड हो जा रहा है। अब यहाँ पर डेल्टा टू, अब उसी चीज़ को जो हम बोले वही चीज़ यहाँ पर इतना सारा लिखा हुआ है, तो उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। डेल्टा वन टुवर्ड्स द बेस एट फर्स्ट सरफेस AB, मतलब AB पर गिरता है और उसके बाद स्ट्रेट जाना चाहिए था, स्ट्रेट एज QR इनसाइड द प्रिज्म। द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जो हमारा डेल्टा वन होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक ग्लास पर और एक किस एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस पर। ठीक है, वही होता है ना, अगर एक मीडियम से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम लोग का होता है I बटा साइन R बराबर म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू पर डिपेंड करेगा, मतलब इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस पर डिपेंड करेगा और साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा हमारा R। ठीक है, R मतलब वही R की जगह पर यहाँ पर डेल्टा वन यूज किया है। द QR गेट फर्दर डेविएटेड से बाई एंगल डेल्टा टू टुवर्ड्स द बेस BC। उसके बाद बेस BC की तरफ फिर से एक बार डेविएट होता है लाइट और एंगल कितना बनाता है डेल्टा टू। यहाँ पर ए एंगल डेल्टा टू बना रहा है। द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा टू डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड सरफेस। ये डेल्टा टू किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ इस लाइट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, और फिर इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर द इमरजेंट रे RS, ए वाला RS है, टोटल डेविएशन डेल्टा, यहाँ पर टोटल डेविएशन दिखाया है विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे PQ। emergent ray RS and direction PL of the incident is given as डेल्टा बराबर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। जब हम लोग सारा कुछ सॉल्व करते हैं ना, फाइनली जो टोटल डेविएशन आता है डेल्टा और डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के बराबर होता है।
द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा दस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर। तो ये जो हम लोग का डेल्टा है वो तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट फर्स्ट सरफेस, पहला सरफेस पर किस एंगल से लाइट आ रहा है। पहला सरफेस हम लोग का ए बी था, ये वाला पहला सरफेस था, ये दूसरा सरफेस है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, उसके बाद एंगल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल क्या है उस पर डिपेंड करता है। प्रिज्म का एंगल ये ऊपर वाला होता है, ये वाला है प्रिज्म का एंगल। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पर डिपेंड करेगा। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द लाइट, पर म्यू जो है वो डिपेंड करता है। म्यू क्या है, स्पीड का रेशियो है लाइट में, मतलब उस मीडियम में और मतलब एयर में। तो ये जो स्पीड है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर लाइट के। सो द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड आल्सो ऑन द कलर ऑफ द इंसिडेंट रे। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का। तो रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो इन तीन चीज़ पर हम लोग का टोटल डेविएशन डिपेंड करेगा। मतलब ये ध्यान रखना, कलर पर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे मान लो कि कलर पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर एक प्रिज्म है तो इसमें अगर वाइट लाइट आ रहा है, वाइट लाइट 7 रंग से मिल करके बना होता है, तो डेविएशन सबका अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि डेविएशन हमारा अभी हम लोग पढ़े क्यों कलर पर डिपेंड करता है। रेड का डेविएशन कम होगा और जो वायलेट है उसका डेविएशन कम होगा। तो जब लाइट यहाँ पर गिरेगा तो वो अलग अलग डेविएट होकर के 7 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो प्रिज्म से जब वाइट लाइट गुजरता है तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होकर के बाहर निकलता है। In chapter 4 we have discussed the dependency of angle of deviation delta on the angle of incidence I, angle of prism A and refractive index mu of the material of the prism। पिछला चैप्टर में डेल्टा का इन सब के साथ रिलेशन दिखाया गया था। Here we shall discuss in detail how deviation delta produced by a prism depend on color। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेल्टा कलर पर किस तरह से डिपेंड करता है। मतलब आई पर, आर पर और ए पर वो हम लोग पीछे देख चुके हैं। पीछे एक तो फार्मूला था पिछला चैप्टर में डेविएशन का, तो वहाँ पर ये सब देख चुके हैं। डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑन कलर ऑफ लाइट। द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर हैव सेम स्पीड इन एयर। बोल रहा है कि एयर में अगर देखेंगे तो सारे कलर का स्पीड सेम होता है, पर डिफरेंट स्पीड इन ए मीडियम, पर किसी मीडियम में जब एंट्री करते हैं तो स्पीड अलग अलग होता है। इफ़ द लाइट एंटरिंग द प्रिज्म इज नॉट ऑफ ए सिंगल कलर, प्रिज्म के अंदर अगर हम लोग लाइट देते हैं जो कि एक कलर का नहीं है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर, मतलब कि बहुत सारे कलर से मिल करके बना हुआ है। देन इमर्जेंट बीम आल्सो हैज़ डिफरेंट कलर, तो जो उससे बीम निकलेगा, लाइट जो फैलनी बाहर निकलेगा वो अलग अलग कलर का होगा। ठीक है। इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम डिक्रीज विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि जो स्पीड होगा लाइट का वो वेवलेंथ डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज करता है। मतलब रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, वायलेट का सबसे कम होगा। विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिक्रीज इन, ठीक है। देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो कि जिससे कि प्रिज्म बना होता है, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंक्रीज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ग्लास का वो बढ़ेगा विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। Therefore, deviation caused by a prism also increase with decrease in wavelength of light। तो इसलिए जो डेविएशन होगा वो भी
डिक्रीज करेगा, डेविएशन जो होगा वो इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ जितना कम होगा, ठीक है, डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। इनविजिबल लाइट वायलेट कलर इज डेविएटेड द मस्ट एंड रेड कलर इज डेविएटेड लिस्ट। इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो एक सबसे कम डेविएट होगा, इसका वेवलेंथ ज़्यादा है कम है तो ये ज़्यादा डेविएट होगा। बिकॉज इन ग्लास द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज लीस्ट, क्योंकि इसका स्पीड बहुत कम है। एंड दैट ऑफ द रेड लाइट इज मस्ट, रेड लाइट का स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक पॉइंट ए वाला दिया है, इसको भी ध्यान में रखना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास क्या होता है, स्पीड इन मीडियम बटा स्पीड इन वैक्यूम, यही होता है ना। तो वैक्यूम में स्पीड तो ठीक है सबका सेम ही रहेगा, लेकिन मीडियम में अगर स्पीड कम है, जैसे वॉलेट के लिए स्पीड कम है तो इसके लिए म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। कहाँ करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंक्रीज विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। सर 1 मिनट आप वेट करें। हाँ देखो, कलर इन वाइट लाइट विथ देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वाइट लाइट में क्या क्या कलर होगा, द वाइट लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स कंसिस्ट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वाइट लाइट में बहुत सारा लाइट होता है और सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर ऑन रेटिना ऑफ आवर आई। तो अलग अलग जो वेवलेंथ होता है लाइट का, वो अलग अलग सेंसेशन क्रिएट करता है रेटिना पर, जिससे अलग अलग कलर हम लोग देखते हैं। द प्रोमिनेंट कलर इन वाइट लाइट और वायलेट, वायलेट इसमें सबसे ज़्यादा है, इंडिगो है, फिर ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। मतलब 7 कलर से मिलकर के वाइट लाइट बना हुआ है। डिफरेंट कलर डिफर्स इन देयर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ में एक दूसरे से अलग होते हैं। इन फैक्ट द वेवलेंथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर। एक्चुअली वेवलेंथ की वजह से ही कलर होता है किसी लाइट में, किसी चीज़ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन। द लाइट ऑफ द सेम कलर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स विल हैव द सेम वेवलेंथ। मतलब कलर अगर सेम है, उसको तुम अलग अलग सोर्स से निकाल रहे हो तो सबका वेवलेंथ सेम ही होगा। इन अदर वर्ड, कलर इज द subjective property of light related to its wavelength. On the table below given the range of wavelength and frequency for light of different color. तो wavelength और frequency यहाँ पर दे दिया है अलग अलग कलर का। वायलेट का वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, 4000 से 4400 तक। फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। यहाँ पर ए जो यूज किया ना, ए एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और नाउ ए डेल द वेवलेंथ इज एक्सप्रेस मस्टली इन नैनोमीटर। अभी एंगस्ट्रॉम की जगह पर नैनोमीटर यूज हो रहा है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ इन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट
द रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम में जो रेड कलर का वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है। वायलेट कलर है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वायलेट कलर का सबसे कम होता है 4000 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इतना। फ्रॉम द वायलेट एंड रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ इंक्रीज वाइल द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अगर वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी को हम घटाते हैं तो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, वायलेट का, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्सन क्या है, एक कलर का 7 कलर में टूट जाना, डिस्पर्सन कहलाता है। एक कैसे होता है, प्रिज्म के जरिए होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब जिस पर्दे पर हम लोग 7 कलर लेते हैं, उतारते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सर ऐसा न्यूटन व्हाइल स्टडीइंग द इमेज of a heavenly body formed due to refraction of white light by a lens found that the image is colored at its edge. He thought that the color image is due to some defect of the lens. वो क्या कर रहे थे, इसाक न्यूटन स्टडी द इमेज ऑफ ए हेवनली बॉडी। एक बॉडी की इमेज का स्टडी कर रहे थे जो कि रिफ्रैक्शन के बना हुआ था, ठीक है, और वहाँ पर वाइट लाइट यूज कर रहे थे। तो वहाँ पर एक कॉर्नर पर कलर दिखाई दिया, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो कलर आ रहा है लेंस के डिफेक्ट की वजह से आ रहा है। ही देन रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विथ केयरफुली पॉलिश्ड लेंस। तो एक सही लेंस लेकर के ट्राई की फिर से, बट द इमेज वाज स्टिल कलर। न्यूटन देन कंक्लूडेड दैट द फॉल्ट इज नॉट विथ द लेंस बट देयर इज समथिंग इन द नेचर ऑफ वाइट लाइट इटसेल्फ। तो उन्होंने सोचा कि ये वाइट लाइट में ही कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इमेज इज कलर्ड एट इट्स एज, जिसकी वजह से कलर इमेज देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टिगेट इट फर्दर ही परफॉर्म्ड अनदर एक्सपेरिमेंट विथ प्रिज्म। तो फिर वो एक नया एक्सपेरिमेंट किए प्रिज्म को लेकर के। न्यूटन अलाउड द वाइट लाइट फ्रॉम सन टू इंटर ए डार्क रूम। और सन से आने वाले वाइट लाइट को एक डार्क रूम में आने दिए, एक छोटे छेद से, ठीक है। प्लेस्ड एट ग्लास प्रिज्म इन पाथ ऑफ द लाइट, और रास्ते में एक प्रिज्म रख दिए। द लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म वॉज रिसीव्ड ऑन वाइट स्क्रीन। एक वाइट स्क्रीन पर लाइट मिला। ऑन द स्क्रीन ए कलर्ड पैच लाइक ए रेनबो सोन। तो यहाँ पर रेनबो टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, which was termed as इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं हम लोग, termed as a spectrum. Starting from the side of base of prism, the order of color was, इस तरह से एक कलर था विबग्योर जिसको बोलते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, from the above experiment, Newton concluded that white light consists of 7 prominent colors. तो एक कंक्लूड किया कि जो वाइट लाइट होता है उसमें 7 कलर होता है। ईच कलर corresponds to a small range of wavelength, और प्रत्येक कलर का एक छोटा वेवलेंथ होता है। Thus white light is a mixture of number of wavelength। तो ये जो वाइट कलर है वो बहुत सारे वेवलेंथ का मिक्सचर है। In the spectrum, each color is mixed with the other color। स्पेक्ट्रम में सारे कलर एक दूसरे के साथ मिक्स हैं। There is no sharp boundary line separating the color। कोई शार्प बाउंड्री लाइन नहीं था जो कि कलर को अलग अलग बांट सके। इन डायग्राम कलर्स आर शोन वाइडली सेपरेटेड जस्ट फॉर क्लैरिटी। डायग्राम में मतलब जो दिखाया गया है वो क्लैरिटी के लिए अलग अलग दिखाया गया है, पर ऐसा था नहीं। The total spread of color is much less than that shown in the diagram। Different color have different width on the screen। अलग अलग कलर का अलग अलग width भी स्क्रीन पर दिखाई दिया।
डिस्पर्सन क्या है? द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। मतलब वाइट लाइट का अलग अलग कलर में विभाजित हो जाना डिस्पर्सन कहलाता है। स्पेक्ट्रम क्या है? बैंड ऑफ कलर सीन, जहाँ पर सातों कलर दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। काउज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये डिस्पर्सन का रीजन क्या है? द काउज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ। ये स्पीड जो हो रहा है लाइट में चेंजिंग की वजह से, मतलब लाइट की स्पीड में चेंजिंग की वजह से ये सब दिख रहा है। व्हेन लाइट वाइट लाइट इंटर द फर्स्ट सरफेस ऑफ ए प्रिज्म, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ड्यू टू हैव देयर डिफरेंट स्पीड इन ग्लास गेट डिफिएटेड। मतलब जब ये लाइट पड़ रहा है ग्लास पर तो उनका स्पीड अलग अलग है हर कलर का, इसलिए वो अलग अलग एंगल से डेविएट हो जा रहे हैं। The dispersion of white light into its constituent color take place at the first surface of prism. The violet color is deviated the most, while the red color deviated least. Therefore, light of different color follow different path in glass, and they strike the second surface of prism. तो पहले प्रिज्म के साथ ही ये मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए थे, बट गए थे, और उसके बाद आगे चल के एक और सरफेस मिल गया। ऑन द सेकेंड सरफेस ऑफ प्रिज्म ओनली रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एंड डिफरेंट कलर आर डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल। और यहाँ पर जो डिफरेंट कलर था ना, डिफरेंट एंगल से डेविएट हो गया। वायलेट इज डेविएटेड द मस्ट एंड रेड इज लीस्ट। एज ए रिजल्ट द कलर गेट फर्दर सेपरेटेड ऑन रिफ्लेक्शन एट ए सेकेंड सरफेस। द लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म दस हैज डिफरेंट कलर दैट स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से फैल करके स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट अकर एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सन फर्स्ट सरफेस से शुरू हो जाता है। डेविएशन ऑफ लाइट अकर एट द बोथ सरफेस। डेविएशन जो होता है दोनों सरफेस को होगा। द प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर। प्रिज्म में कोई कलर नहीं होता है, बल्कि ये कलर को वाइट कलर को डिफरेंट कलर में तोड़ देता है। वाइट लाइट में जो कलर है ना वो दिखता है। ये यहाँ पर तीन कलर दिखा रहा है, ब्लू रेड ग्रीन। तो ये तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ना। यहाँ पर भी ये ब्रेक होगा, लेकिन वापस यहाँ पर जाकर भी सारा मिल जाएगा। इसका नीचे दिखाया है, यहाँ से गया और तीन पार्ट में ब्रेक हो गया, और उसके बाद ये बाहर निकला। यहाँ पर भी उसी तरह से ब्रेक हो रहा है, रेड ब्लू ग्रीन। सेकंड में क्या लिया है? सेकंड में लिया है इस तरह का प्रिज्म लिया है। क्रिटिकल एंगल दिया है ग्लास एयर इंटरफेस का 45 डिग्री। मतलब एंगल अगर 45 डिग्री से ज़्यादा रहा तो बाहर नहीं निकलेगा। और कुछ है नहीं। तो ए रेड लाइट, ब्लू लाइट और एरो लाइट यहाँ पर गिर रहा है, और येलो कलर के लिए 45 डिग्री है। तो यहाँ पर ये जो लाइट गया तो ये तो नॉर्मल पर है, नॉर्मल पर तो सीधा चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद सीधा निकलना चाहिए था, बट यहाँ पर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो ये दूर भागेगा तुम्हारा इससे नॉर्मल से। तो ये दूर भागा, एक तो यहाँ पर रेड आ गया, उसके बाद येलो, रेड आ गया, उसके बाद येलो का जो क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री है। तो यहाँ पर 45 डिग्री पर एक गिर रहा है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा।
इस तरह से चलाया। और ब्लू कलर का ये अंदर से आ गया, ऐसा क्यों? यहाँ पर दिया है ए सिंगल सिंस द क्रिटिकल एंगल ऑफ येलो कलर एट द एयर ग्लास इंटरफेस 45 डिग्री, सो येलो कलर सफ़र रिफ्रैक्शन अलोंग फेस AC। तो ये तो समझ में आ रहा है कि 45 डिग्री है तो इधर से चलाएगा। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट ऑफ रेड लाइट विल बी मोर देन 45, और रेड लाइट का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 45 से ज़्यादा होगा, क्योंकि साइन C जो होता है 1/μ के बराबर होता है, या फिर μr लेस देन μy होता है। वही पढ़े थे हम लोग, क्रिटिकल एंगल साइन C क्या है? क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल बराबर 1/μ। तो मतलब कि म्यू का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा। अब यहाँ रेड और येलो में म्यू किसका ज़्यादा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का ज़्यादा है, म्यू, ठीक है। सो द लाइट ऑफ रेड कलर इज इंसिडेंट ऑन फेस AC एट एन एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर। तो एक क्रिटिकल एंगल रेड कलर के लिए जो म्यू होगा वो क्रिटिकल एंगल से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर R का ज़्यादा है ना, तो ये नीचे वाला अगर ज़्यादा करेंगे तो एंगल ये वाला कम आएगा। तो 45 से कम आएगा तब तो ये बाहर ही जाएगा, 45 से ज़्यादा आएगा तब तो अंदर जाएगा। अब ब्लू के लिए जब बात करेंगे तो ब्लू का म्यू जो होगा वो ज़्यादा है, तो ब्लू का म्यू ज़्यादा है तो इसका जो साइन होगा ये जब ज़्यादा होगा तो साइन C कम होगा। और ब्लू का जब ज़्यादा है तो साइन C कम होगा, क्रिटिकल एंगल इसका कम होगा, ठीक है। तो मतलब जो ब्लू का क्रिटिकल एंगल आने वाला है वो 45 डिग्री से कम आने वाला है, ठीक है। तो 45 डिग्री से कम है तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो उनमें रेड का जो क्रिटिकल एंगल है 45 से ज़्यादा है, मतलब 48 डिग्री मान लो है, तो 48 है तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल 45 है। लेकिन ब्लू वाला केस में वो कम है, 45 से कम है, 45 से कम है तब तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही। लगता है अच्छा यहाँ पर है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। टिल नाउ वी हैव लिमिटेड आवर सेल्फ टू स्पेक्ट्रम विच लाई बिटवीन द रेड एंड वायलेट रीजन। अभी तक हम लोग रेड से वायलेट कलर के बीच ही देखे हैं, ठीक है, इस रेंज को ही देखे हैं। दिस स्पेक्ट्रम इज द विजुअल स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग विजुअल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसके अलावा इनविजिबल भी होता है, जिसका वेवलेंथ रेड से ज़्यादा और वायलेट से कम होता है, ठीक है, इसलिए वो दिखता नहीं है। इट इज़ ओनली ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एक काफ़ी छोटा पार्ट है जो हम लोग को दिखाई देता है। एक्सपेरिमेंट शो दैट स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज लिमिटेड नॉट ओनली बिटवीन द वायलेट एंड रेड बट इट एक्सटेंड ऑन आइदर साइड बायॉन्ड दिस एक्सट्रीम टू विच और आई डू नॉट रिस्पॉन्ड। तो इसके अलावा भी बहुत सारा कलर है जो हम लोग का आँख देख नहीं पाता है। दिस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बायॉन्ड द रेड एंड द वायलेट एक्सट्रीम इज कॉल्ड इनविजिबल। इसको हम लोग इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये यहाँ पर दिया है ना, गामा, एक्स, अल्ट्रा वायलेट। हम लोग तो सिर्फ ये 4 नंबर तक ही सीमित रहते हैं, इसको ही सिर्फ देख पाते हैं। The wave of wavelength longer than the red part of the visible spectrum is increasing order of wavelength are infrared radio, microwave। इन सब का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, वेवलेंथ बढ़ते जाता है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? इंफ्रारेड का। ये विजिबल है, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इधर,
वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, उसके बाद है रेडियो वेव। वाइल द वेव ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन द वायलेट पार्ट, और इससे कम में जो है अल्ट्रा वायलेट है, जो हम लोग नहीं देखते हैं, एक्सरे है, नहीं दिख पाता है, और गामा रे है, जो कि नहीं दिखता है। और इन सबको मिला लेंगे तो हम लोग को बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। These electromagnetic wave are of different wavelength, सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, बट दे हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द लाइट वेव, लेकिन प्रॉपर्टी लाइट वेव से मिलता जुलता है। इच वेव ट्रैवल विथ सेम स्पीड, सब का स्पीड सेम होता है वैक्यूम में या फिर एयर में, फिर मीडियम में अलग होगा। और रिलेशन जो है सी बराबर लैम्डा इंटू एफ है। The complete electromagnetic spectrum is shown in 10.10 6.10। ये तो वो जो अभी हम लोग देखें, in figure 6.10 although we have shown the boundary line in each part। यहाँ पर बाउंड्री लाइन दिखाया गया है, एक तो ये सारा बाउंड्री लाइन है, but there is no sharp boundary of wavelength between the two successive kind of electromagnetic waves. In fact, they overlap to a good extent. The infrared spectrum is the part of a spectrum just beyond the range light, while the ultraviolet just before violet। मतलब हम लोग के जो देखते हैं उसके आसपास में कौन कौन सा है, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। यहाँ पर सबका वेवलेंथ दे रखा है, और डिस्कवर किसने किया वो दिया है, कहाँ से मिलता है वो भी दे दिया है। रेडियो वेव कहाँ टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर में यूज होता है, देख लेना। वेवलेंथ हाई है, मतलब काफ़ी दूर तक गिर जाएगा। गामा रे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है। एक्स रे फ्रॉन्ट है हैवी मेटल टारगेट ऑफ हाई मेटल मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हाईली इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप्ड बाय इट। उसके बाद है अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो वही दिया हुआ है ऊपर, जो सर ग्राफ में बताया वही दे दिया है। गामा रे का होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम, एक्स रे का है 1 से 100, अल्ट्रा वायलेट 100 से 4000। ये सब ऊपर थी में दे ही दिया है ग्राफ टेबल में। प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन टू ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब में कॉमन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, तो इसको जाने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। दे ऑल ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन ए मीडियम, वैक्यूम में सारा का स्पीड सेम होता है। दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। इन रिफ्रैक्शन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होते हैं, स्पीड और वेवलेंथ भी, बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन चेंज। तो स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो दिस वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। दिस वेव आर ट्रांसवर्स वेव, ये वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो गामा रे का पहले है, दीज आर मस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
they are obtained in emission from the radioactive substance due to energy change in nucleus. न्यूक्लियस में अगर एनर्जी चेंज होता है तब ये निकलता है. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉस्मिक रेडिएशन. कॉस्मिक रेडिएशन में भी प्रेजेंट होता है गामा रे. गामा रे का प्रॉपर्टी क्या है? लाइक एक्स रे दे कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड जब टकराएगा तो वहाँ पर हल्का फ्लोरेसेंस मतलब लाइट टाइप का निकलेगा. दे कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू द थिक मेटालिक शीट. तो मोटा बॉडी में आसानी से अंदर चला जाता है. गामा रेडिएशन इजीली पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एंड कॉज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज. ये ह्यूमन बॉडी से आसानी से पार हो जाता है और इससे काफ़ी लॉस भी हो सकता है. यूज किया गया है. दे आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू किल कैंसर सेल. कैंसर सेल को मारने के लिए इसको यूज में लाया जाता है. एक्सरे. X-ray given out from heavy metal target of high melting point when highly energetic cathode ray are stopped by it. They have wavelength X से 100 एंगस्ट्रॉम. ये हैवी मेटल से बाहर निकलता है ना. हैवी मेटल टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट. जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है. फिर हाईली एनर्जेटिक कैथोड रे स्टॉप बाई. जब कैथोड रे को हम लोग पास करवाते हैं हैवी मेटल से तो एक्सरे निकलता है. प्रॉपर्टी क्या है? एक्सरे आर केमिकली मोर एक्टिव देन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज़्यादा एक्टिव है, केमिकली एक्टिव है. This strongly affect the photographic plate. Like gamma ray, this cause fluorescence in certain material like zinc sulfide. Zinc sulfide में ये fluorescence create करेगा. They can penetrate through human flesh, but they are stopped by bone. Bone से तो ये पास नहीं कर पाता है, but हमारे मसल सेल से पास कर जाता है. इसलिए एक्सरे का यूज हम लोग करते हैं. हड्डी अगर ब्रेक है तो उसको पता करने में. Use. They are used for detection of fracture in bone, teeth, and for diagnostic purpose such as CT scan in medical science. X-ray are also used for studying atomic arrangement in crystal. Atomic arrangement के study के लिए भी यूज होता है. उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. The ultraviolet part of the spectrum was first detected by J. Ritter. Detection. कैसे डिटेक्ट करेंगे? If silver chloride solution is exposed to electromagnetic wave starting from the red to violet in and then beyond it, it is observed that from the red to the violet in the solution remains almost unaffected. But just beyond the violet in, मतलब violet in के बाद the solution first turned violet and finally it become डार्क. तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पास करवाएंगे रेड से वायलेट की तरफ तो वायलेट तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अल्ट्रा वायलेट से थोड़ा कम होता है ना इसका वेवलेंथ, इफेक्ट पड़ना शुरू होता है. और पहले जो सोल्यूशन है उसको वायलेट कलर में बदल देगा, फिर डार्क में. इट शो दैट देयर इज सर्टेन रेडिएशन beyond the violet actin of the visual part, which are chemically more active than visible light. एक visible light से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है. These radiation are called ultraviolet radiation. इसको हम लोग ultraviolet radiation कहते हैं. The ultraviolet radiation can be detected by their chemical activity on dyes and photography. तो ये हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं? केमिकल एक्टिविटी ऑन डाइज या फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका इफेक्ट दिखता है. द स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑब्टेन व्हेन दे आर पास थ्रू ए क्वार्ट्ज.
प्रिज्म इन प्लेस ऑफ ग्लास प्रिज्म बिकॉज ग्लास एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन। ग्लास क्या होगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन क्वार्ट्ज में एक दिखता है। अल्ट्रावायलेट रे का सोर्स क्या है? द इलेक्ट्रिक आर्क एंड स्पार्क गिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। A mercury vapor lamp emits radiation, a part of which have ultraviolet radiation along with the visible light. Sun is also a source of ultraviolet, but a large fraction of it is absorbed by the ozone. अल्ट्रावायलेट रे को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन। प्रॉपर्टी क्या क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज से पास हो जाता है। तो अगर इसका स्पेक्ट्रम पता करना है तो हम लोग को ग्लास प्रिज्म के जगह क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज करना पड़ेगा। फॉर द सेम रीजन द अल्ट्रावायलेट बल्ब हैव द इनहेलर मेड ऑफ क्वार्ट्ज, इसलिए अल्ट्रावायलेट जो बल्ब होता है उसके ऊपर क्वार्ट्ज लगा होता है ग्लास की जगह। दिस रेडिएशन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो स्पीड तो सबका सेम ही रहता है। दे आर यूजुअली स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। They obey the law of reflection. They strongly affect the photographic plane as they are chemically more active. They produce fluorescence on striking with zinc sulfide skin. Harmful effect of ultraviolet radiation. Harmful effect क्या क्या है? स्किन कैंसर इससे हो सकता है। यूज़ क्या क्या है? फॉर स्टेरिलाइजिंग पर्पस, फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ जेम एग घी, और विटामिन डी के लिए। हाँ, विजुअल लाइट। विजुअल लाइट में हम लोग का कौन कौन सा आ जाएगा? विजुअल, वो सब पढ़ ही चुके हैं। सोर्स सन इलेक्ट्रिक बल्ब यूज फोटोग्राफी में, फोटोसिंथेसिस में, और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ये तो पता ही है। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेड के जस्ट बाद वाला। इफ ए थर्मोमीटर हैविंग इट्स बल्ब ब्लैंकेट इज मूव्ड फ्रॉम द वायलेट इन टुवर्ड द रेड इन of a spectrum visible light, it is observed that there is a very slow rise in temperature. But when this thermometer is moved beyond the red extreme, a rapid rise in temperature is noticed. मतलब थर्मामीटर को लेकर के उसको अगर वायलेट लाइट की तरफ ले जाओ तो टेम्परेचर राइज ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे की तरफ ले जाते हैं, इंफ्रारेड की तरफ ले जाते हैं, तो टेम्परेचर तेज़ी से इंक्रीज करता है, मतलब कि एक काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो एक काफ़ी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, बट ए विजुअल नहीं है। ए थर्मोपाइल कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट हीट द हीट रेडिएशन। The galvanometer connected with the thermopile show deflection when infrared radiation fall on thermopile. तो थर्मोपाइल भी हम लोग से भी इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग रॉक साल्ट प्रिज्म। रॉक साल्ट प्रिज्म का यूज करके भी हम लोग इसे पा सकते हैं। रॉक साल्ट प्रिज्म जो होता है इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। सोर्स क्या क्या है? ऑल रेड हॉट बॉडी एज ए हीटेड आयरन बॉल, फ्लेम, फायर वगैरह। प्रॉपर्टी क्या है? ये तो लाइट हो गया, स्पीड और रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, और ए बर्निंग ग्लास फोकस्ड द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ ऑब्टेन फ्रॉम द सन ऑन पेपर ड्यू टू द पेपर। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वो क्या करता है? सारे इंफ्रारेड को एक जगह पर फोकस कर देता है, और उसे फोकस करने से कागज़ जो होता है वो जलने लगता है।
They do not affect the ordinary photographic film. However, a specially treated photographic film is affected. Uh, they are observed by ग्लास के द्वारा ऑब्जर्व हो जाते हैं, बट दे पास थ्रू रॉक साल्ट से पास हो जाता है. दे आर डिटेक्ट बाय देयर हीटिंग प्रॉपर्टी. एजिंग ब्लैक एंड बल्ब थर्मोमीटर. हीटिंग प्रॉपर्टी इसका हम लोग जाँच कर सकते हैं. दे आर स्कैटर्ड लेस बाई एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेवलेंथ. इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है. यूज क्या है इंफ्रारेड लाइट का? स्क्रीन को भी जलाएगा तो डिफेक्ट हो गया. थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज इन फोटोग्राफी एट नाइट एंड फॉग में भी मतलब कर सकते हैं फोटोग्राफी, क्योंकि ये डेविएट बहुत कम होता है. इंफ्रारेड लैम्प आर यूज्ड इन डार्क रूम फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफ एज दे प्रोवाइड सम विजिबिलिटी विदाउट अफेक्टिंग द फोटोग्राफ फिल्म. दे आर यूज्ड एज सिग्नल ड्यूरिंग वार. सिग्नल के रूप में हम लोग वार में इसका यूज किया जाता है. दे आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविज़न. रिमोट में यूज होता है. उसके बाद है माइक्रोवेव. सोर्स इसका क्या है? प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर. दे आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड लाइटिंग ऑफ एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर कुकिंग माइक्रोवेव. उसके बाद है रेडियो वेव. इसका यूज क्या है? दे आर यूज मेनली इन रडार कम्युनिकेशन. रडार कम्युनिकेशन में यूज होगा और रेडियो और टेलीविज़न में यूज होगा. इसके बाद तीनों में डिफरेंस दिया है. जो ऊपर हम लोग पढ़े वही चीज़ दिया है. इसको कर लेना एक बार. इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है सर. अरे 9th क्लास का एग्ज़ाम था उसका. 2 घंटा कंटिन्यू बोलते रह गए. बोला ही नहीं जा रहा है. सर 9th क्लास का एग्ज़ाम का मतलब? और 9th क्लास का वो लड़का था एक तो, उसका एग्ज़ाम है. 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ाना पड़ गया साइंस. ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारा ठीक. तो हो ही गया ना वैसे. हाँ ये तो हो ही गया. थोड़ा सा सर है. पहले सर प्रॉब्लम पता है मतलब हो क्या गया ना कि ये लोग सितंबर में जो एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस थे. हम्म 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 तो हम लोगों ने काफ़ी फेस कर लिया. हम्म. ठीक है सर. ठीक है. ओके.